नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। पिछले कई दिनों से हम लोग की बातचीत नहीं हो पा रही थी क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनाव के जो परिणाम आए हैं वह काफ़ी स्तब्ध कर देने वाले थे। किसी ने यह सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर सिमट जाएगी। टीएमसी के जो रणनीतिक सलाहकार भी थे प्रशांत किशोर, उन्होंने भी बोला था कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों से अधिक नहीं जाएगी, तो लोग यह मान के चल रहे थे कि 99 जाएगी। और जिस तरह से हमने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की थी, ग्राउंड पे जो हमने देखा था टीएमसी के प्रति, जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति, उनकी नीतियों के प्रति जो जनता में गुस्सा था, उसके बावजूद भी किसी का जीत जाना आश्चर्यचकित करता है। यह कैसे जीत गई, यह एक जांच का विषय है, यह एक शोध का विषय है, क्योंकि जीतना उनका किसी भी पहलू से सही नहीं लग रहा था। क्योंकि जो गुस्सा था उनके प्रति, जो उन्होंने काम किया था, जो अम्फान में जो उनकी सरकार की नीतियाँ थी, जो चावल चोरी थी, लेकिन फिर भी जीती हैं, तो कई कारण उसमें हो सकते हैं। सबसे पहला कारण यह हो सकता है कि जो चुनाव के दौरान आप याद कीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि टीएमसी ने बहुत सारे रोहिंग्या बांग्लादेशियों का वोटर आईडी कार्ड बना रखा है और इनकी संख्या लगभग 15 से 20 लाख बताई थी। तो सोचिए, 15 से 20 लाख होना एक बहुत बड़ी संख्या होती है, और वो 15-20 लाख जो अवैध वोटर कार्ड रोहिंग्या बांग्लादेशी लेके हैं, वो सभी का सभी वोटर आईडी कार्ड वो सीधा टीएमसी को ही जाएगा। तो 15-20 लाख का फ़र्क तो सीधा यही हो गया। और भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो मात्र 50 लाख वोटों का है, और आप समझिए 20 लाख वोट यहीं से मिल गए। फिर उसके बाद एक बात दिलीप घोष ने और कही थी कि जो बॉर्डरिंग एरियाज़ है वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से जो मुस्लिम जनसंख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ी है, पूरे पश्चिम बंगाल में बढ़ी है, और ये जो मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है ये सीधा टीएमसी को वोट जाता है। तो ये मुस्लिम जो फैक्टर है उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमसे चूक हुआ, उसको फैक्टर करने में, उसको समझने में, क्योंकि ये पूरा जो मुस्लिम वोट है पूरा का पूरा टीएमसी को गया। कई सारी ऐसी भी सीटें हैं मालदा मुर्शिदाबाद की, जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें थी, परंपरागत गढ़ था, जो 50-60 साल जब से स्वतंत्र हुआ भारत, तब से कांग्रेस जीत रही थी। वो सीटें भी टीएमसी को चली गई क्योंकि राहुल गांधी ने प्रचार नहीं किया। तो राहुल गांधी जी ने जब प्रचार नहीं किया तो सीधा भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे नुकसान हुआ। जैसा कि टैसिट अंडरस्टैंडिंग ये लोगों ने दिल्ली में किया था, वैसे पश्चिम बंगाल में किया। सीधा टीएमसी को फ़ायदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। तो पहला ये हो गया। और जो मुस्लिम वोट था, मुस्लिम वोट 30% होता है, पश्चिम बंगाल में 30% है। दीदी ने आह्वान भी किया था कि सारे मुसलमान इकट्ठा होके हमको वोट दो, और वो इस बात को समझ गए और उन्होंने इकट्ठा होके टीएमसी को वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हिंदुओं को इकट्ठा होने की बात नहीं की। जैसा कि आपने यूपी चुनाव में देखा था कि नरेंद्र मोदी ने कब्रिस्तान, शमशान की बातें की थी, हिंदुत्व को पूरी प्रखरता से उठाया था। फिर योगी आदित्यनाथ तो थे ही, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने भी हिंदुत्व को लेके एग्रेसिव टोन नहीं अपनाया। मोदी जी भी हिंदुत्व को लेके एग्रेसिव कभी नहीं हुए। शुभेंदु अधिकारी थोड़ा एग्रेसिव हुए थे नंदीग्राम में, उन्होंने सीधा बोला था कि यदि वो 30% है तो हम भी 70% है, और शुभेंदु अधिकारी जीते। इसके कारण जो दिलीप घोष हिंदुत्व को लेकर थोड़ा एग्रेसिव रहते थे वो डाउन हो गए थे। इस बार वो भी मुसलमानों को समावेश करने के प्रयास में थे। मोदी जी भी मुसलमानों के समावेश करने के प्रयास में थे, उनके साथ फ़ोटो ले रहे थे। कई बार उन्होंने कई चीज़ें बोली भी, लेकिन इनडायरेक्टली बोली, सीधा नहीं बोला। चलिए, कोई लीडर तो होना चाहिए था जो सीधा बोले, खुल के बोले, क्योंकि दीदी खुल के बोल रही है सभी मुसलमान हमको वोट दो, तो भारतीय जनता पार्टी से भी तो किसी को खुल के बोलना चाहिए था ना कि हिंदू सारे हमको वोट दो। यहाँ तक आप देखिए कि जो एनआरसी का मुद्दा है, जो एनआरसी को लेके बीजेपी चलती है, जो एनआरसी और सीए को लेके मथुरा का वोट 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिला था, उसको लेके भी ये एग्रेसिव नहीं रहे। एनआरसी की बात ही नहीं हुई पूरे चुनाव में एनआरसी की बात नहीं हुई, क्योंकि लोगों को ये लगा यदि आप सीए लागू भी कर देंगे तो भी तो जो मुसलमान ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में है 30% मान लीजिए ऑफिशियल है, और 35% ये हो चुके हैं रोहिंग्या, और सबको मिला लिया जाए तो भी सीए का कोई लाभ नहीं है। तो एनआरसी की बात होनी चाहिए था, एनआरसी पे एग्रेसिव रुख लेना चाहिए था। आप याद कीजिए जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था,
उसमें जो मतुआ समाज है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया था, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। लेकिन इस बार मतुआ समाज एक संशय की स्थिति में था, एक ऊहापोह की स्थिति में था। वो लगातार सोच रहा था कि क्या ये अपना स्टैंड क्लियर करेंगे सीए पे। तो अमित शाह ने क्लियर किया कि हाँ, हम पहली कैबिनेट मीटिंग पे सीए ले आएंगे। लेकिन आपको 1.5 साल हो गया सीए को संसद में पास कराए हुए, आप उसको लागू नहीं कर पाए। एनआरसी पे आपने पैर पीछे खींच लिए। तो मतुआ समाज को भी लगा कि अमित शाह जिस तरह से काम कर रहे हैं सीए की, मतलब कुछ मुसलमान खड़े हो जाते हैं, जिस तरह से धरना प्रदर्शन और आगजनी पूरे भारत में फैलाते हैं, तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। तो उसका एक प्रभाव पड़ता है, थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं एनआरसी को लेके, सीए को लेके। तो कई जगह पे मतुआ के वोट कटे हैं, वो नहीं कटते। तो पहला तो ये बात हो गई अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए, फिर रोहिंग्या जिनका वोटर आईडी कार्ड बनाया। ये बात केवल दिलीप घोष ने नहीं कही या उनके कहने से ही नहीं कही जा रही है। यह बात ऐसे भी है कि आपने एक रिपोर्ट देखी होगी, रिपोर्ट पिछले दिनों बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में खूब छुपी कि मालदा मुर्शिदाबाद में कई ऐसे क्षेत्र थे जो मनरेगा कार्ड होता है, जो 100 दिन का कार्ड भारतीय नागरिकों को मिलता है, वो ऐसा मनरेगा कार्ड सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिकों के नाम पे बना रखा गया है। वो उन बांग्लादेशी नागरिकों को मनरेगा कार्ड बना हुआ है। तो जो मनरेगा कार्ड है उनसे उनको क्यों मिला, दीदी ने उनको मनरेगा कार्ड क्यों दिया? क्योंकि वो उनको वोट देंगे, है ना। 2-4 लाख पैसा खर्च भी हो जाता है तो वोट तो मिलता है थोक के भाव में। और कई सारी रिपब्लिक बांग्ला की रिपोर्ट भी एक्सक्लूसिव आई थी, उन्होंने एक एक्सपोज किया था कि बांग्लादेश से लोगों को मंगा के एक विशेष पार्टी टीएमसी के लिए वोट कराया गया, उनको पैसे दिए गए। तो ये बात है। तो सीधा मतलब आप समझिए एक बहुत बड़ी संख्या हो गई ना। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए मिला लीजिए, रोहिंग्या मिला लीजिए, और फिर वोट देने के लिए जो स्पेशली आप मनरेगा कार्ड है, और जो फिर अम्फान के समय में, कोविड के समय में चावल भी बांग्लादेश भेजा गया था। तो ये कई सारे फैक्चुअल रिपोर्ट हैं कि ये मनरेगा कार्ड किस तरह से, कई जगह हमने लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि हाँ, इस तरह का होता है कि मनरेगा कार्ड उनके नाम पे है, बांग्लादेशियों के नाम पे है, वोटर आईडी कार्ड रोहिंग्याओं के नाम पे है। तो इसका सीधा दीदी को फ़ायदा हुआ। ये बातें हम लोग पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि जो बंगाल में जो माहौल है, आप तो वैसे भी डर लगता है पश्चिम बंगाल में। और यदि कोई टीएमसी का सपोर्टर है, आप यदि उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो वो सीधा आप पे एग्रेसिव हो जाएगा, वो आप पे आक्रामक हो जाएगा, लड़ने को हो जाएगा। और यदि आप में आत्मसम्मान है थोड़ा या कुछ भी है, यदि आप छोड़ नहीं रहे हैं तो आप भी मारेंगे उसको। तो ऐसी स्थिति बनती थी। और सोचिए मुस्लिम इलाके में क्या होगा। तो मुस्लिम इलाके में इसलिए हम लोगों ने अधिक कवर नहीं किया, उस तरह से कवर नहीं किया। अधिकतर सभी मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया। दूसरा फैक्टर है ये जो दीदी का चला बांग्ला निजर मैकेच है कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। आप याद कीजिए कि जब देश स्वतंत्र हुआ, एक पूर्वी पाकिस्तान बना, एक पश्चिमी पाकिस्तान बना। तो ये जो आज बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ होता था। तो ये पूर्वी पाकिस्तान का जो पहचान है वो छोड़ के ये बांग्लादेश क्यों बन गया भाषा को लेके? क्योंकि उनको लगा कि उर्दू उनके ऊपर थोपी जा रही है। तो उन्होंने एक आंदोलन किया, रिवोल्ट किया कि हमको अपने लिए एक बंगाल देश चाहिए जहाँ पे हम लोग बांग्ला बोलेंगे। मतलब बांग्ला भाषा की, बांग्ला जो पहचान है इतना ज़्यादा उसके लिए उससे लगाव है, उससे मतलब जुटते हैं, उस पर मतलब लगाव करते हैं अपनी बांग्ला भाषा को लेके कि एक नया देश बना डाला इन्होंने। उस समय नारा भी चला जय बांग्ला, जय बांग्ला। तो सोचिए दीदी के प्रति क्या रहा होगा। मोदी जी को यह बात पता थी कि बंगाली जो है अपनी अस्मिता को लेके बहुत ही सीरियस है, जागरूक है या पागल है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने दाढ़ी बढ़ानी शुरू की और रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ा ली। लेकिन उसका ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि आपने लोकल लेवल पे कोई लीडर नहीं दिया। एक दिलीप घोष आपके हुआ करते थे, जब शुभेंदु अधिकारी आए तो आपने शुभेंदु को ज़्यादा थोड़ा भाव देना शुरू किया, तो उसका भी नुकसान हुआ पार्टी में कि बाहर से आए लोगों को ज़्यादा भाव मिला। शुभेंदु को भी आपने पूरी तरह से सामने नहीं रखा कि शुभेंदु मुख्यमंत्री बनेंगे या दिलीप घोष मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो भी प्रचार हो रहा था, जो भी प्रचार प्रसार हो रहा था, तो अधिकतर जो हिंदी भाषी के जो लीडर हैं, चाहे
मोदी जी हैं तो वो तो ठीक है, अमित शाह हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, जेपी नड्डा हो गए, कैलाश विजयवर्गीय हो गए, स्मृति ईरानी हो गए, ये लोग प्रचार कर रहे थे। बंगाल में आपके पास कोई ऐसा बंगाली लीडर नहीं है जो ग्राउंड का लीडर हो। जितने भी सांसद, 18 सांसद हैं पश्चिम बंगाल में भाजपा के, किसी भी सांसद के पास 100 लोग जुटाने की क्षमता नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि बाबुल सुप्रियो हार गए, लॉकेट चटर्जी हार गई। बाबुल सुप्रियो को कई बार लोग कहते भी हैं कि ये मुख्यमंत्री पीस है, मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब जाके देखिएगा टॉलीगंज में जो उनका प्रचार हो रहा था, 100 लोग ये अपने दम पे नहीं जुटा पा रहे थे। वही हाल लॉकेट दी का है, वो भी नहीं कर पा रही थी। तो कोई ग्राउंड लीडर, कोई बंगाली लीडर है नहीं। तो मोदी जी ने गेम ऑन किया, मोदी जी आए सीधा सामने, तो उन्होंने दीदी ओ दीदी और वो टारगेट करना शुरू किया मोदी जी। तो अब सोचिए, जो समाज अपनी बांग्ला पहचान को लेके इतना सीरियस है तो प्रभाव तो पड़ेगा ना। फिर उसके बाद ये जो प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर सारा गेम खेल गए। यदि प्रशांत किशोर नहीं रहते तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी 120-130 सीटें ले आती। क्योंकि आप देखिए, जो भी चुनाव होते हैं भारत में, कहीं भी आप चुनाव देखिए, जो जनता है बहुत भोली भाली है, बहुत भावुक है। आप उससे थोड़ी सहानुभूति बटोरिए, थोड़ा विक्टिम कार्ड प्ले कीजिए तो आपको वोट मिलता है। दीदी ने वही किया। दीदी ने जो अपने पैर तुड़वाने का जो नाटक किया, उसका उनको फ़ायदा मिला। और क्योंकि लोगों ने मजाक भी उड़ाया, क्योंकि जैसे देखिए, आप जो कहीं भी चुनाव होता है, दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल यही करता है, खुद थप्पड़ खाता है, उसको फ़ायदा मिलता है। नरेंद्र मोदी ने भी यही किया है। 2014 में आपको याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो चाय वाला कि मैं चाय बेचता था, इस तरह का उन्होंने बहुत किया। फिर उनका मजाक भी उड़ाया गया। मणिशंकर अय्यर ने मजाक उड़ाया कि मैं यहाँ स्टॉल लगा दूंगा, आके यहाँ पे चाय बेचे। तो ऐसे दीदी ने जब नाटक किया, दीदी का भी मजाक उड़ाया गया कि दीदी तो पैर टूट गया है दीदी का, फुटबॉल कैसे खेलेगी, खेला कैसे खेलेगी। तो मजाक उड़ाते हैं तो थोड़ा उसका भावुकता से थोड़ा प्रभाव पड़ता है, भले आप झूठ बोल रहे हैं, भले आप नाटक कर रहे हैं। अब जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने नरेंद्र मोदी को एक बार बोला था कि ये लोग नीच राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने उसको अपने जाति पे ले लिया कि वो बोल रही है कि मैं नीच जाति का हूँ, इसलिए नीच लोग राजनीति करते हैं, इस तरह से उठाया और उसको वो पूरी तरह से निभा गए। वही यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया, पैर तोड़ने का नाटक किया, उसको अच्छे से निभाया। जहाँ भी इनके पोस्टर लगते थे तो अपना टूटा हुआ पैर का पोस्टर लगता था, कामों का पोस्टर नहीं लगता था। तो इसका उनको फ़ायदा हुआ, सीधा सीधा फ़ायदा हुआ। दीदी ने भले कुछ बोला कि मोदी साला, कुत्ता, फाकट फुकुट चेहरा, जेपी नड्डा, अड्डा पड्डा, जो भी बोला, लेकिन बंगाल में आप सोचिए नरेंद्र मोदी आके बोल रहे हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। लोग ना बहुत ही मतलब बोले हैं या क्या बोले उसको समझिए आप, इस तरह के वहाँ पे लोग हैं, तो इसका प्रभाव पड़ा। तो ये हो गई बात कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे क्यों हारी। बाकी कई तरह के जो मतगणना में प्रॉब्लम है, ये भी सुनने में आ रहा है कि दीदी ने मतगणना जो काउंटिंग ऑफिसर्स हैं उनको खरीद लिया, क्योंकि अधिकतर जहाँ भी मतगणना दोबारा हुई है वहाँ पे बीजेपी जीती है। चुनाव के दौरान ही टीएमसी के एक नेता थे, उनके घर से, उनके किसी रिश्तेदार के घर से 2-3 ईवीएम मिली थी। तो ग्राउंड पे दीदी ने कुछ इस तरह का काम किया है, क्योंकि बंगाल के लोग, मैं सही बताऊं आपको, बहुत स्वार्थी होते हैं। जिधर आप पैसा फेंकेंगे कुत्ते की तरह उधर भागते हैं, और ये है, लिटरली है। कट मनी ऐसे ही नहीं बंगाल के कल्चर में है। कट मनी जो बोलते हैं, दीदी को लोग बोलते हैं कट मनी कट मनी कट मनी, वो पूरा बंगाल के कल्चर में घुस चुका है। इवन बीजेपी के लोग भी आपको कट मनी मांगते हुए मिल जाएंगे। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। मैं तो बंगाल में 4 महीना रहा हूँ, मुझे पता है कि किसी को काम पे रखते थे कैमरामैन के लिए, तो जो रखता था वो उससे कट मनी लेता था। ये हालत थी। जबकि ऐसे ऐसे लोग थे जो मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो लोग कट मनी मांग सकते हैं। तो वो कट मनी इस तरह से पश्चिम बंगाल में है। तो अधिकतर लोग जो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आए, क्योंकि उनको लगा बीजेपी आने वाली है, तो सीधा सीधा बीजेपी में आ गए। शुभेंदु अधिकारी 2 महीना 3 महीना पहले बीजेपी में आए। तो इस तरह से लोग करते हैं। कोई आदर्श उस तरह की चीज़ें बहुत कम है। सब जगह थोड़ा बहुत है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत ही कम है। तो ये प्रॉब्लम है वहाँ पे। और दूसरा, जो पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हो रही है, जो एक टारगेट किया जा रहा है वहाँ पे हिंदुओं को, उस पर ये बात है कि
कई दिनों से हिंसा चल रही है, जब से चुनाव हो रहा है तभी से हिंसा चल रही है। मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक घटना होती, कहीं पे 2 घटना होती, 3 घटना होती, तो आप उस पर टारगेट करके फोकस करके एक वीडियो बना सकते थे, उस पर एक बात कह सकते थे। लेकिन इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं कि मन जो है पूरी तरह से दुखी है, स्तब्ध है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, आप शांत हो जाते हैं। तो वही हुआ मेरे साथ कि बोलने के लिए कुछ रहा नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं बाहर बैठा हूँ, जैसे दिल्ली में बैठा हूँ या कहीं और बैठा हूँ। मैं 4 महीने बंगाल में रहा तो वहाँ एक जुड़ाव हो गया है। तो एक छोटा छोटा कोई भी व्यक्ति मारा जाता है, किसी के ऊपर भी हमला होता है, कुछ भी होता है तो दुख होता है, दर्द होता है। तो मतलब उससे उबर के आने में, फिर कुछ बोलने में, वीडियो बनाने में, उस बात को समाज के सामने आप लोगों तक रखने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो ये लगातार हो रहा है। किसी का घर तोड़ दिया जा रहा है, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया जा रहा है, गैंग रेप तक हो रहे हैं। बीरभूम में गैंग रेप हुआ, मेदिनीपुर ज़िले में गैंग रेप हुआ, और गैंग रेप बहुत बुरी तरीके से। फिर लोग कह रहे हैं कि अच्छा इसका उपाय, लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देते हैं, या मोदी अमित शाह सो क्यों रहे हैं, वो कुछ करते क्यों नहीं, 303 सांसद उनको दे रखा है, वो किस लिए है। तो ठीक है, राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगाया जा सकता है, लेकिन एक बात हमें यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती है। और यदि वो सरकार चुन के आई है, आप राष्ट्रपति शासन लगा भी देंगे तो 6 महीने तक लगाएंगे, फिर तो आपको हटाना पड़ेगा, फिर तो वही होगा ना। कब तक राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगाएंगे? दीदी को हटा के फेंक दीजिए, अपनी बीजेपी का कुछ भी करके बीजेपी का सरकार वहाँ पे बनाइए। यही एक ऑप्शन है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन आप वहाँ कब तक रखेंगे, क्योंकि बीजेपी के आने का कोई चांसेस तो वहाँ पे है नहीं। बीजेपी के लिए कोई संभावना तो बची नहीं है। अगले 5 सालों तक दीदी वहाँ यदि रह जाती हैं तो आप विश्वास कीजिए बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई वहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि ज़बरदस्ती वो हालत हो गई है कि या तो टीएमसी में आ जाओ या तो मर जाओ। सीधा लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं। महिलाओं को, आम महिलाओं को बाज़ार में, सब्जी मंडी में कान पकड़ के उठक बैठक करवा रहे हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं। बाकी गैंग रेप वगैरह ये तो कहना ही क्या, ये तो मतलब हो ही रहा है। मतलब छोटी छोटी बातें बता रहे हैं कि ये तो जो न्यूज़ में आ जा रही है, गैंग रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, अभी तक 20-25 लोग मर गए, कितनी महिलाओं का गैंग रेप हो गया। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं आती, जैसे कि कोई जा रहा है और भाजपा को वोट दोगे, भाजपा आएगी, मोदी आएंगे, थप्पड़ मार रहे हैं 20-25 लोग, 60 लोग इकट्ठा होके, तो आप क्या करेंगे? आप कैसे, कब तक कर पाएंगे? आप एक मनुष्य ही तो हैं। तो वो थोड़ा कठिन होता है। तो उसका एक ही उपाय है, इससे बचने का, राजनीतिक हिंसा से बचने का एक ही उपाय है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 77 विधायक मिले हैं, 18 इनके सांसद हैं, ये सभी लोग इकट्ठा हों, अपने संख्या बल का उपयोग करें। जो कालीघाट में दीदी का घर है उसको घेर लें, कम से कम 10,000 की भीड़, मात्र 10,000 की भीड़ लेके आए, उसको घेरें, वहाँ पे धरना कर दें। और यदि पुलिस बल प्रयोग करती है, लाठीचार्ज करती है, गोली मारती है, तो उसकी भी व्यवस्था ये लोग करके आए, उसको भी जवाब दे सके। और जो भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनका सफाया करना शुरू कर दें, हथियारों के साथ उनको भगाना शुरू कर दें। इसके लिए जो भी करने की आवश्यकता हो करें। सभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो भी करना हो करें। तो सीधा सीधा होगा कि ये जब बीजेपी के लोग, या जो लोगों ने बीजेपी को वोट किया है, क्योंकि जो बीजेपी का आप देखिए वोट शेयर, 2 करोड़ 30 लाख लोगों ने लगभग बीजेपी को वोट दिया है, 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने टीएमसी को वोट दिया है। 50 लाख वोटों का अंतर है। और ये जो 50 लाख वोटों का अंतर है, सीधे सीधे रोहिंग्या मुसलमानों का है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का है। तो काफ़ी सारे लोग बीजेपी के पक्ष में हैं, और जो सत्य के साथ है, जो सही के साथ है, उसकी पावर ज़्यादा होती है। तो जब ये लोग ऐसा करना शुरू करेंगे तो दीदी की जो पुलिस है, दीदी जो है बौखला जाएगी। बांग्लादेश के बॉर्डर खोल दिए जाएंगे, बांग्लादेश से भी जो लोग हैं आएंगे, बांग्लादेश में जो गुंडागर्दी करते हैं लोग, वहाँ से दीदी बुलवा के लोगों को मरवाएगी। तो यहाँ के लोगों को भी तैयार करके उस तरह से रहना चाहिए। और जब इस तरह का माहौल पश्चिम बंगाल में बन जाएगा तो उसके लिए, उसके बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह बैठे हैं, वो फिर एक ऑपरेशन करेंगे, काउंटर ऑपरेशन होगा, और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या, सबको समाप्त करके भगा दिया जाएगा। लेकिन शुरुआत जो है पश्चिम बंगाल के लोगों को ही करनी पड़ेगी।
मोदी अमित शाह यहाँ से क्या ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति शासन भी 6 महीने के लिए लगता है। वहाँ के जो लोग हैं उनको ही इकट्ठा होकर 10,000, 15,000, 20,000 लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और जो मैं ये बोल रहा हूँ बहुत ही क्रांतिकारी है, क्योंकि इसमें बहुत से परिवारों की जान जाएगी, बहुत से लोग मारे जाएंगे। यदि अभी ऐसा नहीं होता है तब भी लोग मारे ही जाएंगे। यदि 5 साल 10 साल तक आप रुकते भी हैं तो जिस तरह से दीदी ने रास्ते सजा के रखे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए, उनके वोटर आईडी कार्ड बना रही है, उनको मनरेगा कार्ड बना रही है, उनको राशन कार्ड बना रही है, सब कुछ दे रही है। तो अगले 10 साल में ये लगभग 50% हो जाएंगे। दीदी का तो पूरा प्लान ही यही है, 50% हो जाएंगे, फिर वहाँ बीजेपी जीतेगी नहीं और फिर आप हिंदू जो है वहाँ मार मार के काट के वहाँ से भगाए जाएंगे। पहले बांग्लादेश भाग के आए, छोड़ के आए, अब बंगाल में है, फिर बंगाल छोड़ के फिर कहीं और भागना पड़ेगा, यूपी आएंगे, बिहार आएंगे, कहीं भी आएंगे। और इधर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बिहार में भी जो बंगाल से बॉर्डरिंग एरियाज है वहाँ पर भी मुसलमानों की जनसंख्या काफ़ी हो गई। तो ये प्रॉब्लम होनी है एक ना एक दिन। तो अच्छा है कि अभी करें और इस तरह से अपने देश को बचाएं, इस तरह से सुरक्षित रहें। नहीं तो जो बंगाल के लोगों ने बड़े बड़े घर बना रखे हैं वो उनके हाथ में, मुसलमानों के ही हाथ में जाएगा। कोई भी अच्छा मुसलमान नहीं होता। हाँ, कुछ अच्छे भी मुसलमान होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के समय देखा कि अच्छे मुसलमान भी होते हैं। अभी भी कई सारे ऐसे मुस्लिम भाई भी हैं जिनको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है, जो मारे जा रहे हैं, जिन्होंने कभी बीजेपी किया था, जैसे मेटिया बुर्ज जिसको मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, वहाँ पे जो बीजेपी के लिए काम करे थे उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। लेकिन ये जो मुस्लिम भाई अच्छे लोग हैं, मुस्लिम बहनें जो अच्छी लोग हैं, ये बस उसी तरह हैं जैसे रावण की लंका में विभीषण थे और त्रिजटा थी। बस इतने थोड़े ही लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो उन पर ज़्यादा भरोसा या फिर उन पर ज़्यादा आश्रित होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम जी जब सेना लेके चलेंगे तो राक्षसों को मारेंगे जो भी लड़ने के लिए आएगा। तो ये क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं तो उन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बहुत कम लोग होते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छे लोग हैं नो डाउट, लेकिन बहुत कम होते हैं। और ये मुसलमानों ने जिस तरह से टीएमसी के लिए वोट किया है, इनको तो पता चल चुका है कि हम बांग्लादेश बना देंगे कुछ 10 सालों में। ये हिंदुओं को नहीं समझ में आ रहा है। हिंदुओं ने जो घर बना रहे हैं, जो उनके बच्चे हैं, संतान हैं, बहन बेटियाँ हैं, वो सब मारे जाएंगे। क्योंकि बंगाल में जो जिस तरह से लोग जी रहे हैं, आत्मसम्मान खो के जी रहे हैं, बस खा रहे हैं। तालाब में मछली होती है, मछली उबालते हैं, भात ले आते हैं, खा लेते हैं और सोते हैं। इतना ही हो रहा है ना। आत्मसम्मान तो रहा नहीं है। यदि आप टीएमसी नहीं कर रहे हैं तो आपका आत्मसम्मान कहाँ है? आपको सरेआम थप्पड़ मारा जा रहा है, आप अपनी बात कह नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। दीदी भालो, दीदी भालो, इस तरह से आप कैमरे पे बोलते हैं। फिर कितने गैंग रेप हो रहे हैं, खुलेआम गैंग रेप हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। मतलब पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है एकदम जंगल राज की स्थिति है। तो लोगों का आत्मसम्मान तो है नहीं, तो इस तरह से जीने का क्या लाभ? तो जो करना है अभी करें। अभी यदि आप पश्चिम बंगाल के लोग करेंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। एक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो इसका जो प्रभाव है आने वाले काफ़ी समय तक रहेगा। और यदि कहीं कुछ समस्या होती है तो केंद्र में अच्छी सरकार है, इसका टेकन केयर हो जाएगा। नहीं तो उसके बाद थोड़ी समस्या आएगी। यदि कोई और सरकार होती है तो फिर हिंदुओं को ही चुन चुन के मारा जाएगा, यदि आपने सही स्टैंड भी लिया है तो इसलिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग अधिकतर अभी यही देखने में आ रहा है कि ये लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, बस अपनी बंगाली अस्मिता लेके बैठे हुए हैं। खुद नहीं कुछ इनको करना है कि खुद कुछ करें। 77 आपके विधायक, एक बार सड़क तो घेरो। इतने लोग मारे जा रहे हैं, 10,000 लोग आप भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, सड़क घेरिए, एक बार धरना कीजिए। जैसे किसान आंदोलन में तो किसानों के पक्ष में बहुत कम लोग थे, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ किसानों को भड़का के घेर लिया और किस तरह का माहौल बनाया। केंद्र सरकार कर क्या सकती है? किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करेगी कि मारेगी? कुछ नहीं कर सकती ना। और पश्चिम बंगाल में तो लोग मारे जा रहे हैं, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। तो इनका तो एक जायज़ कारण है, उनको तो धरना देना चाहिए और बड़ी संख्या में देना चाहिए। दीदी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि हम अब दबने वाले नहीं हैं। हम 3 सीटों से 77 सीट ले आए हैं, तो वो उनको प्रकट करना चाहिए। कब तक दब के जिएंगे? लोग आसाम भाग रहे हैं, लोग झारखंड भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे? कुत्ते की तरह बंगाल के लोग जीवन जी रहे हैं, कुत्ते की तरह। बस बारात में खाना मिल गया, खा लिया,
आत्मसम्मान मनुष्य की क्या पहचान है? मनुष्य की यही ना पहचान है कि आप आत्मसम्मान के साथ जीते हैं, केवल खाने और सोने के लिए जीवित नहीं रहते हैं। और यदि अभी नहीं जागे, अभी नहीं कुछ किया, तो 10 सालों बाद कुछ करने की स्थिति में नहीं होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे। आप देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।